A very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPSC, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the modern history, and today's topic is British expansion policy and Nawab of Bengal. अब देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को जो है आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है। देखिए बच्चों, फर्स्ट वन इज द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, ये कंप्लीट करेंगे हम। आफ्टर दैट बैटल ऑफ प्लासी, ब्लैक होल ट्रेजिडी, देन बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एंड ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। देखिए ये जो लिखा हुआ ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल रॉबर्ट क्लाइव के समय में आया था। ये जो आपके सामने टॉपिक है ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर दैट वी विल कवर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द घटना चक्र। एंड देखिए ये जो बैटल ऑफ प्लासी का ईयर लिखा हुआ है, देन ब्लैक होल ट्रेजिडी का एंड बैटल ऑफ बक्सर का, ये सभी ईयर्स जो है आपके एग्जाम के लिए, एटलीस्ट पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मेंस में अगर क्वेश्चन पूछता है बैटल ऑफ प्लासी से, तो जो है उसको वहां पे जो है आपको सभी चीजों को, जो सभी पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। देखिए बैटल ऑफ प्लासी से सीधे पूछ लेगा सिंपल क्वेश्चन, कब हुआ था 1757 में। आफ्टर दैट ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था 1756। देन बैटल ऑफ बक्सर की हम बात करते हैं 1764 की। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर आप कह सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट for all the exam, whether UPSC, UPPSC और वन डे एग्जाम। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का ईयर याद रखिएगा 1765 एंड ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो ईयर दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे 1765 से लेकर के 1772, ये ईयर भी याद रखिएगा क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल जो कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में लागू हुआ था, वो किस ईयर से लेकर के किस ईयर तक था। तो 1765 से लेकर के 1772 तक था। अब चलिए हम पढ़ते हैं। पहला हमारा टॉपिक था जो हम लोगों ने इनिशियली ही बताया कि ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है, जब हम 1717 की एक्चुअली बात करते हैं, तो मुगल एम्परर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल फरमान दिया गया था, या फिर आप कह सकते हैं गोल्डन फरमान इशू किया गया था, जिसके थ्रू ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में जो है उनको राइट दे दिया गया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ देयर गुड्स इन बंगाल। देखिए बंगाल में जो है इस रॉयल फरमान के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी अब इजिली आप कह सकते हैं फ्रीली जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का कर सकती थी, और इसके बदले में इन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स मुगल एम्परर को पे नहीं करना था। उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और राइट दिया गया था, राइट टू इशू पासेस और दस्तखत फॉर द मूवमेंट ऑफ सच गुड्स। देखिए दस्तक को इशू करने का या फिर पास इशू करने का अधिकार भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, और ये किस में कवर था, रॉयल फरमान विच वाज इशूड बाय द मुगल एम्परर फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम देखते हैं। अब देखिए एक चीज जो हम लोगों ने अभी रॉयल फरमान की जो हम लोगों ने बात की बच्चों, तो वो जो रॉयल फरमान था और गोल्डन फरमान था वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनके लिए नहीं था। मीन जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो उस फरमान के अंडर जो है नहीं आते थे। जिस प्रकार से इंडियन मर्चेंट्स को टैक्स पे करना होता था, इन द सेम वे कंपनी के सर्वेंट्स को भी जो है टैक्स पे करना होता था। और ये जो फरमान इशू हुआ, जो फरमान मुगल एम्परर के द्वारा दिया गया था, ये फरमान कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कुछ जो नवाब्स थे बंगाल के, जो बंगाल के नवाब्स थे उनके बीच में और कंपनी के बीच में कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट या फिर डिस्प्यूट का कारण बनता है। आगे चल के आप देखेंगे कि जो नवाब्स थे, मुर्शिद कुली खान कहिए चाहे आप अलीवर्दी खान कहिए, इन सभी ने जो है इंग्लिश के द्वारा यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इंटरप्रिटेशन हो रहा था फरमान का, उसका जो है इन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो फरमान मुगल एम्परर के द्वारा इशू किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इशू किया गया था। अब क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो भी जो है कहीं ना कहीं इस फरमान का मिसयूज कर रहे थे, तो वही जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर रही थी इस फरमान का, उसका ऑब्जेक्शन जो है जो सभी नवाब्स थे बंगाल के, चाहे मुर्शिद कुली खान कहिए आप चाहे अलीवर्दी खान कहिए, इन सभी लोगों ने विरोध किया था।
अब देखिए जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने जो है कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स किया, कंपेल किया कि आपको जो है कुछ अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा नवाब की ट्रेजरी में। एंड जो दस्तक का मिसयूज हो रहा था बच्चों, जस्ट वेट, जो दस्तक का मिसयूज हो रहा था उसको कहीं ना कहीं जो है इन नवाबों में जो नवाब थे बंगाल के, उन लोगों ने जो है सप्रेस करने की कोशिश की। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं जो फरमान था नवाब्स के बीच में, नवाब्स ऑफ बंगाल के बीच में और इंग्लिश मींस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। जब हम 1756 की बात करते हैं, जब हम 1756 की बात करते हैं तो उस समय जो है, अभी हम लोगों ने अलीवर्दी खान की बात की, तो अलीवर्दी खान का जो ग्रैंड सन था सिराजुद्दौला, जब वो गद्दी पे बैठता है तब जो है आप कहेंगे कि जो सिचुएशन था, कन्फ्लिक्ट था, वो और भी जो है बदतर हो जाता है। ये सिराजुद्दौला इंग्लिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर देता है कि आप जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं कलकत्ता में उसको जो है तुरंत रोक दीजिए। बट ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नवाब के इस ऑर्डर को मानने से रिफ्यूज कर देते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो यंग नवाब था सिराजुद्दौला, ये जो यंग नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बहुत सारे दुश्मन आप कह सकते हैं एनिमी थे। अब इंग्लिश ने क्या किया, जो एनिमीज इस सिराजुद्दौला के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उनके साथ वो मिल जाते हैं। ऑर्गेनाइज बाय एनिमीज ऑफ द यंग नवाब टू प्लेस ऑन द थ्रोन ऑफ द बंगाल। तो देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा, जो भी इस सिराजुद्दौला के दुश्मन थे उनसे कहा कि ठीक है आप जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी शुरू कीजिए, हम एक बैटल होगा जिसमें हम इसे हराएंगे, उसके बाद हम आपको जो है गद्दी पे बैठा देंगे, यानी कि आपको जो है नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहिए और अदर पीपल जो अदर थे उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के सामने जो है बहुत सारे डिमांड्स रखे जिसको सिराजुद्दौला फुलफिल करने में जो है सक्षम नहीं था। अब इस वजह से जो है आपको देखने को मिलेगा कि एक युद्ध होता है, और वो युद्ध कहाँ होता है, प्लासी में होता है, यानी कि बैटल जो है प्लासी में होता है। अब देखिए यहाँ से सीधा सीधा जो है क्वेश्चन, अभी हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें एक्चुअली हुआ क्या, कौन कौन था वो सिराजुद्दौला का जो उसके कौन कौन से लोग थे जिन्होंने उस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, और जब उन्होंने उस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया तो उन्हीं कारणों की वजह से जो है सिराजुद्दौला इंग्लिश से जो है हार जाता है। अब देखिए जो यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है आपके पीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है। फर्स्ट वन इज दिस की बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को होता है। देन एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी जो है कहाँ पे है, इट इज 20 माइल्स फ्रॉम द मुर्शिदाबाद। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, 20 माइल्स फ्रॉम द मुर्शिदाबाद, ये जो है प्लासी यहीं पे है, और यहीं पे जो है प्लासी में बैटल ऑफ प्लासी होता है ऑन 23 जून 1757। अब हम चलो देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। ये डेट ईयर जरूर याद रखिएगा 1757, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट 1757। एंड बैटल ऑफ बक्सर का जब हम बात करेंगे तो दोनों के दोनों जो ये बैटल है आपके एग्जाम के लिए, पीटी के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं ये एक नाम मात्र का ही युद्ध था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है रियलिटी में आपको देखने को मिलेगा कि जो नवाब की आर्मी थी वो उन लोगों ने जो है युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो जो है इंग्लिश ब्रिटिशर्स के साथ जाकर के मिल गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें वादा किया था कि हाँ आप हमारा साथ दीजिए इस नवाब सिराजुद्दौला को हटाने में या फिर हराने में, और हम आपको जो है नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे। अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो कौन कौन से ट्रेटर्स थे जिन्होंने जो है मीर जफर और राय दुर्लभ के साथ जो सिराजुद्दौला के साथ उन लोगों ने गद्दारी किया। अब देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि बैटल ऑफ प्लासी वाज जस्ट बैटल इन बैटल, ठीक है, ये बैटल ओनली इन द नेम, मीन्स आप ये कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का ही युद्ध था, क्योंकि जो नवाब की आर्मी का जो मेजर पार्ट था, मेजर हिस्सा था, उन लोगों ने जो है इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे वो कौन कौन से लोग थे अभी सभी नामों को हम देखेंगे, फिलहाल दो नाम हम देख लेते हैं, मीर जफर और राय दुर्लभ की हम बात कर रहे हैं बच्चों। मीर जफर और राय दुर्लभ इन लोगों ने जो है युद्ध में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया।
अब क्योंकि इन लोगों ने युद्ध बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मजबूरन जो है नवाब को यानी कि जो सिराजुद्दौला था उसको भागना पड़ा, और वो उसको भागना पड़ा। उसके बाद मीर जफर का जो बेटा था मीरान, उसने क्या किया, सिराजुद्दौला को पकड़ के उसकी हत्या कर दी। एंड इंग्लिश ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हम बात करते हैं, उन्होंने मीर जफर को जो है नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। उसके बदले में जो है बहुत सारे रिवार्ड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर जफर के द्वारा दिए गए। आप कह सकते हैं जमींदारी राइट्स कह सकते हैं प्रोवाइड किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसके थ्रू, जो है मीर जफर के द्वारा दिया गया। तो बैटल ऑफ प्लासी में किसने पार्टिसिपेट किया, उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। आपने पहला देख लिया कि जो नवाब की जो आर्मी थी मोस्ट पार्ट जो है उन्होंने बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया, इस वजह से नवाब को जो है भागना पड़ गया। और जो मीर जफर का बेटा था मीरान, उसने जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, और उसके बदले में आपको देखने को मिलेगा कि इंग्लिश ने मीर जफर को जो है नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। अब कंपनी को देखिए आप, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है फ्री ट्रेड करने के लिए जो है इनको जो है परमिशन मिल गया। मीन्स आप कह सकते हैं अनडिस्प्यूटेड राइट दे दिया गया फॉर द फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ध्यान रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी में जो है जब मीर जफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया तो उसके बदले में मीर जफर भी कुछ इंग्लिश के लिए करेगा, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी। उसके साथ साथ बंगाल के पास 24 परगना नाम का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसकी जमींदारी भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। एज वेल एज मीर जफर ने जो है 1,77,77 लाख का कंपनसेशन जो है कलकत्ता पे अटैक करने के लिए, क्योंकि कलकत्ता पे अटैक हुआ था तो कंपनी को जो है ये इतना अमाउंट मीर जफर के द्वारा पे करना पड़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड द ट्रेडर्स ऑफ द सिटी। तो ध्यान रखिएगा चीजें, 24 परगना जो कि कलकत्ता के पास है उसकी जमींदारी जो है मीर जफर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई, एज वेल एज बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी गई। अब देखिए, अब आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है बहुत ज्यादा जो भी रूलर्स रह रहे थे उनसे जो है मीन्स आप कह सकते हैं जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गद्दी पे बैठाया गया था उनको जो है बहुत ज्यादा गिफ्ट और प्रेजेंट जो है देना पड़ रहा था। अब क्योंकि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे मीर जफर को जो है बहुत सारे प्रेजेंट्स और ब्राइब्स जो है पे करना पड़ रहा था। अब इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि मीर जफर का जो खजाना था, जो ट्रेजरी था, जल्दी ही खत्म हो गया। एंड अब मीर जफर जो है उनको जो है मीन्स ये जो पैसा देना है, जो प्रेजेंट्स देना है, जो गिफ्ट देना है, उसको देने में वो हेजिटेट करने लगा। ये चीज जो है ब्रिटिशर्स को समझ में आने लगी कि मीर जफर अब ब्रिटिशर्स की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग जो है काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से अब मीर जफर को भी जो है गद्दी से हटाने की बात आ गई, और मीर जफर को जो है अपने दामाद सन इन लॉ मीर कासिम के फेवर में जो है गद्दी छोड़नी पड़ गई। ध्यान रखिएगा, जहां सिराजुद्दौला की जगह मीर जफर को बैठाया गया था, मीर जफर की जगह जो है मीर कासिम को बैठाया गया था। अब देखिए इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स कितने चालाक थे, कहीं वो मीर जफर से जमींदारी राइट्स ले रहे हैं, फ्री ट्रेड बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उन लोगों ने लिया। अब मीर जफर की जगह जो है उन्होंने मीर कासिम को बैठा दिया। अब कहीं ना कहीं मीर कासिम भी तो उन्हें कुछ गिफ्ट में इन रिटर्न कुछ ना कुछ देगा ही, क्योंकि इसे नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब देखिए मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने जो है बुर्दवान, मिदनापुर और चित्तगोंग की जो है जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी, एज वेल एज 29 लाख रुपीस जो है इंग्लिश हाई ऑफिशियल्स को उसको देना पड़ गया। तो आप देखिए चारों तरफ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं बेनिफिट ही हो रहा है। देखिए कंपनी by granting the company the जमींदारी of the district of बुर्दवान, मिदनापुर, चित्तगोंग, यही मैंने अभी आप लोग को बताया कि बुर्दवान, मिदनापुर और चित्तगोंग की जमींदारी राइट जो है जमींदारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स को दे दी गई, प्लस कुछ प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स भी दिए गए, अलॉन्ग विद 29 लाख रुपीस जो है इंग्लिश ऑफिसर्स को मीर कासिम को देना पड़ गया। अब हम ये देखेंगे, यहां से सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। पॉइंट है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सिराजुद्दौला को जो है धोखा दिया। अब देखिए जगत सेठ जो कि रिच बैंकर था, खादिम खान की हम बात करते हैं, अ पावरफुल नोबल था, मनिक चंद की बात करते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता, मीर जाफर। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने
अभी थोड़ी देर पहले ही दो नाम डिस्कस किया था, एक मीर जफर के बारे में, एक राय दुर्लभ के बारे में। तो मीर जफर देखिए कमांडर इन चीफ था, और राय दुर्लभ कौन था, ट्रेजरर था नवाब ऑफ बंगाल यानी सिराजुद्दौला का। इन दोनों ने जो है जब बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था वहां पे बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अब जब कमांडर इन चीफ ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा एक युद्ध में, किसी युद्ध में, तो फिर कैसे जो है वो आर्मी जीत सकती है। वहीं जब हम अमीन चंद की बात करते हैं बच्चों, तो अमीन चंद अ फेमस मर्चेंट ऑफ द कलकत्ता। देन घसीटी बेगम की बात करते हैं, हिज मैटरनल आंटी। देखिए पीटी में सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जिन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया या फिर दोस्तों बेटे सिराजुद्दौला, उसमें से घसीटी बेगम कौन थी। तो घसीटी बेगम बच्चों मैटरनल आंटी थी, उसकी मौसी थी सिराजुद्दौला की। वही अमीन चंद की बात करेगा कि हु वाज अमीन चंद, तो ये देखिए फेमस मर्चेंट थे कलकत्ता के। देन राय दुर्लभ कौन था, सिराजुद्दौला का ट्रेजरर था, खजांची था। खादिम खान की बात करेंगे हम, पावरफुल नोबल था। वहीं बच्चों हम मानिक चंद की बात करेंगे, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलकत्ता था। या फिर रिच जगत सेठ की हम बात करेंगे तो रिच बैंकर। देखिए जगत सेठ के नाम से ही आप देख सकते हैं कि सेठ लिखा हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है धनी आदमी होगा, रिच बैंकर था ये। अब देखिए आप कह सकते हैं कि अब एक तरीके से ये तो हम लोगों ने नाम से पूछ लिया कि हाँ मीर जाफर कौन था या फिर मानिक चंद कौन था। अब ये भी तो पूछ सकता है कि कमांडर इन चीफ कौन था सिराजुद्दौला के समय में। तो मीर जफर था जब बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था, कमांडर इन चीफ। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। अब हम ब्लैक होल ट्रेजेडी की बात करते हैं। ये डेट सबसे पहले तो याद रखिएगा 1756 ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोग को यही बता दे रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू द वेरियस हिस्टोरियंस ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है ये जो रियलिटी नहीं है। आप कह सकते हैं हिस्टोरियंस को ये लगता है कि मिथ है, इट वाज नॉट अ रियलिटी। अब देखिए इस ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या लिखा, लास्ट में जो है जब सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो घटना चक्र में ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, उसको भी मैंने यहाँ पे कवर किया है, तो एक बार उस पॉइंट को भी हम देखेंगे। एंड एक अनाउंसमेंट भी करना है कुछ। देखिए जब अप्रोक्सीमेट 10-12 सेशंस हो जाएंगे उसके बाद हम कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की फ्रॉम घटना चक्र। देखिए घटना चक्र उसमें जो क्वेश्चंस आए रहते हैं, जो भी पीवाईक्यूज हैं आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली फॉर द यूपीपीएससी। अगर आप लोगों ने वहां से पीवाईक्यूज लगा लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशंस रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में जो 50% जो है आपका रास्ता क्लियर हो जाता है एग्जाम को क्लियर करने का। उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। चलिए हम देखते हैं इस ब्लैक होल ट्रेजेडी में एक्चुअली हुआ क्या था। देखिए ये कहा जाता है कि 146 इंग्लिश प्रिजनर्स को जो है एक छोटे से चैम्बर में जून 1756 में बंद कर दिया गया था, जिसमें बहुत ही छोटी सी खिड़की थी। जब अगले दिन खिड़की दरवाजा खोला जाता तो उसमें अप्रोक्सीमेट 123 जो इंग्लिश प्रिजनर्स थे उनकी जो है मृत्यु हो गई रहती है, सिर्फ 23 प्रिजनर जो है बचे रहते हैं। और यही जो वजह होती है कि उसमें से सिर्फ 23 बचे होते हैं, ये जो है जो इंग्लिश थे इंडिया में उनके मन में कहीं ना कहीं जो है नवाब के प्रति जो है आप कह सकते हैं निगेटिव भावना आ गई थी। एंड देखिए ये जो है ये पूरी ब्लैक होल ट्रेजेडी की स्टोरी है, बट हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये जो है एक्चुअली में हुआ नहीं था, इट वाज जस्ट अ मिथ। अब हम बैटल ऑफ बक्सर की हम बात करते हैं, ये ईयर जरूर याद रखिएगा 1764। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। देखिए अब हम जब बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं 1764, देखिए मीर जाफर के बाद हम लोगों ने देखा था कि मीर कासिम आया था। अब जल्दी ही मीर कासिम भी जो है ब्रिटिशर्स को लगने लगता है कि इंग्लिश को ये लगने लगता है कि ये मीर कासिम भी जो है हमारे खिलाफ जो है कहीं ना कहीं एक थ्रेट का कारण है, कि उनकी जो बंगाल में स्थिति है इंग्लिश की वो जो है कमजोर हो सकती है। अब उसके बाद 1763 में क्या होता है कि मीर कासिम से जो है इंग्लिश का बहुत बार युद्ध होता है। अब इस वजह से मीर कासिम जो है अवध चला जाता है, वहां जाकर के जो है ट्रिपल अलायंस फॉर्म करता है सुजाउद्दौला से, जो कि नवाब ऑफ अवध था। ये ध्यान रखिएगा, ये सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के बारे में हम क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये जो मीर कासिम है जो कि अवध भाग जाता है, मीर कासिम वाज द नवाब ऑफ बंगाल, जो कि ब्रिटिश के द्वारा जो है बनाया गया था, गद्दी पे ले आया गया था। अब सुजाउद्दौला और शाह आलम के सेकंड के साथ मिलकर के ये मीर कासिम ट्रिपल अलायंस फॉर्म करता है बच्चों।
अब देखिए शुजाउद्दौला आखिर था कौन? ये जो है नवाब ऑफ अवध था, और शाह आलम सेकंड कौन था? फ्यूजिटिव रूलर था मुगल एम्पायर का, मीन्स आप कह सकते हैं एक भगौड़ा रूलर था मुगल सल्तनत का। इन्होंने क्या किया, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, इन तीनों ने मिल करके एक ट्रिपल अलायंस फॉर्म किया, ये जो है इंग्लिश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। बट इंग्लिश आर्मी को जो है उस समय लीड कर रहा था मेजर हेक्टर मुनरो के अंडर, मुनरो की लीडरशिप में इंग्लिश आर्मी या कह सकते हैं ब्रिटिश आर्मी जो है चल रही थी। अब इसने जो है इंग्लिश आर्मी ने मीर कासिम के द्वारा जो बनाया गया ट्रिपल अलायंस उसको जो है हरा देता है, और कहाँ हराता है? बक्सर में हराता है। इसलिए जो है इसे हम बैटल ऑफ बक्सर भी कहते हैं। और कब हुआ था एक्चुअली ये बैटल ऑफ बक्सर? 22 अक्टूबर 1764। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए 22 अक्टूबर 1764, इस दिन जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें मीर कासिम के द्वारा बनाया वो जो ट्रिपल अलायंस था, मीर कासिम अलॉन्ग विद शुजाउद्दौला जो कि नवाब ऑफ अवध था, प्लस शाह आलम सेकंड हु वाज द फ्यूजिटिव रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, ये जो है ट्रिपल अलायंस इंग्लिश आर्मी के द्वारा हारी जाती है। अब कंपनी देखिए 1764 में आप लोगों ने यहाँ देखा बैटल ऑफ बक्सर होता है। उसके बाद अब क्योंकि 22 अक्टूबर 1764 को ये बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसके बाद 1765 में हम आते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी के हाथों में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो है बंगाल का एक्चुअल कंट्रोल आ जाता है। आप कह सकते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल एज वेल एज मींस होल कंट्रोल, जो होल सोल कंट्रोल जो है आर्मी कह लीजिए और पॉलिटिकल पावर कह लीजिए, पूरा का पूरा कंट्रोल बंगाल का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथों में आ जाता है। जो नवाब थे अब वहां पे बंगाल में, वो आंतरिक और बाहरी सिक्योरिटी के लिए जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड थे। यहाँ पे क्या था कि ब्रिटिश आर्मी जो है नवाब की टेरिटरी में रहेगी। आप कह सकते हैं इंडियन टेरिटरी में जो है ब्रिटिश आर्मी रह रही है, और उसका जो है सारा का सारा जो खर्चा है, अब जो भी उनको पेमेंट करना है, वो सारा पेमेंट जो है नवाब के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये देखिए, अब दीवानी की, यहाँ पे हम दीवानी राइट और थोड़ा सा ये निजामत के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है हम लोग जो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, वहां पे जो दीवानी और निजामत के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए अब यहाँ पे जो 1760 बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, दीवानी के थ्रू जो है दीवानी के थ्रू ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, कहाँ की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। While through the right to nominate the डिप्टी सूबेदार। अब देखिए एज द दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। वहीं इन्होंने क्या किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक डिप्टी सूबेदार को नियुक्त किया, और क्या चीज के लिए? निजामत को कंट्रोल करने के लिए। निजामत में देखिए पुलिस और जुडिशियल पावर की हम बात करते हैं, जहां पुलिस पावर और जुडिशियल पावर की बात आती है वो निजामत के अंडर आ जाती है। यही सब में 1765 की जब हम बात करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर ऑफ बंगाल होता है, यही जो है ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के आता है। यही जो हम दीवानी और निजामत की हम बात करें, ये एक्चुअली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही लाया गया है ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ध्यान रखिएगा ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया, उससे मेंस में क्वेश्चन पूछता है और पीटी में भी सीधा सीधा वन लाइन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद सभी होल जो है पावर, पूरा का पूरा पावर जो है, पॉलिटिकल पावर कहिए या फिर इकोनॉमिकल पावर कहिए या कोई किसी प्रकार का जो है पावर कहिए, वो सभी के सभी जो कंपनी के हाथों में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अब इस बैटल ऑफ बक्सर का जो है पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हमें क्या देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है ब्रिटिश सवर्निटी जो है एस्टैब्लिश हो जाती है बंगाल में, और जो इंडियंस थे उस समय, इंडियन रूलर्स थे, उनकी जो है मिलिट्री वीकनेस, पॉलिटिकल वीकनेस हमें देखने को मिलती है, एज वेल एज मुगल एम्पायर जो है कितना खोखला है अंदर से, आप कह सकते वो भी हमें देखने को मिला कि कुछ ब्रिटिशर्स आ करके जो है मुगल एम्पायर, जो मुगल रूलर्स थे उनको हरा करके चले जाते हैं। अब हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की हम बात करते, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये ईयर याद रखिएगा 1765, यहाँ से सीधा सीधा पूछ लेता। देखिए जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रॉबर्ट क्लाइव 1765 में जो है गवर्नर बन जाता है। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके किसके बीच में साइन हुआ? क्लाइव के बीच में। देखिए जस्ट वेट,
अभी हम लोगों ने देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव जो 1765 में गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है। अब देखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके किसके बीच में साइन होता है? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, सुजा-उद-दौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के बीच में। देखिए सुजा-उद-दौला के बीच में एंड मुगल एम्परर शाह आलम के बीच में जो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। अब क्योंकि सुजा-उद-दौला नवाब था अवध का, तो इस ट्रीटी के अंडर में बच्चों ब्रिटिशर्स को जो है अवध में फ्री ट्रेड करने का जो है अधिकार दे दिया गया। उस प्लस उसके साथ साथ ब्रिटिश आर्मी जो है नवाब ऑफ अवध की टेरिटरी में रहेगी। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे जो है नवाब ऑफ अवध की टेरिटरी में ब्रिटिश आर्मी रहेगी एंड इसका सारा जो एक्सपेंस जो खर्चा है ब्रिटिश आर्मी का वो कौन पे करेगा? नवाब ऑफ अवध पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स कितने चालाक थे कि अपनी आर्मी को भी वो इंडिया में रख रहे हैं, मीन्स इंडियन टेरिटरी में रख रहे हैं, और उसका खर्चा जो है इंडियंस के द्वारा दिया जा रहा था, मीन्स इंडियन रूलर्स के द्वारा दिया जा रहा था। वहीं जब हम शाह आलम सेकंड की बात करते हैं जो कि एक फ्यूजिटिव मुगल एम्परर था, तो देखिए शाह आलम सेकंड को जो है कोरा और इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है, प्लस एनुअल पेंशन जो है 26 लाख रुपीस की दी जाती है। अब देखिए कहीं ना कहीं जो है, अब जहां हम लोगों ने सुजा-उद-दौला की बात की, तो सुजा-उद-दौला को जो है सुजा-उद-दौला से इन्होंने जो ट्रीटी साइन, मींस इलाहाबाद के ट्रीटी में जो है सुजा-उद-दौला ने ब्रिटिशर्स को जो है क्या दिया, तो वहां पे जो है अवध में फ्री ट्रेड करने का अधिकार जो है दे दिया गया। प्लस ब्रिटिश आर्मी ने कहा ठीक है आपकी सुरक्षा के लिए जो है ब्रिटिश आर्मी जो है आपकी टेरिटरी में रहेगी। अब देखिए जब हम शाह आलम सेकंड की बात करते हैं, अब क्योंकि शाह आलम सेकंड को कोरा और इलाहाबाद का जो है डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है, प्लस 26 लाख के एनुअल पेंशन दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस रिटर्न में शाह आलम सेकंड के द्वारा भी जो है दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ दिया जाएगा। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है ब्रिटिशर्स को शाह आलम सेकंड के द्वारा दे दी जाती है। Company by another treaty also agreed to pay sum of 53 lakhs rupees per annum in lieu of the right of Nizamuddin to the minor Nawab। अब हम बात करें दस्ता कंपनी एक बार, तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है कहीं ना कहीं दीवानी और निजामत राइट हो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे जो है इसकी आ जाती है। अब अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा कि रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर ऑफ बंगाल 1765 में बनता है। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बच्चों जब हम बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव को क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। रॉबर्ट क्लाइव देखिए अभी 1765 की जब हम बात कर रहे थे वहां पे हम लोगों ने कहा था कि रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर बनता है, यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है। कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने में, भारत में ब्रिटिश सत्ता को जो है भारत में स्थापित करने में रॉबर्ट क्लाइव का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये देखिए 2 बार गवर्नर रहा है बंगाल का, 1757 से लेकर के 1760 एंड फ्रॉम 1765 टू 1767। वॉरेन हेस्टिंग और इसके रॉबर्ट क्लाइव की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है ब्रिटिश रूल को इंडिया में स्थापित करने का। कह सकते हैं कि with laying the groundwork for British rule in India। अब जो है डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे बच्चों, तो देखिए ये रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की ही ऊपर डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1765 में जो है ये आया था और 1772 तक जो है डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चला था। ये यहाँ पे जो है देखिए 1765 से लेकर के 1772 के बीच 72 तक जो है डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में था। डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि दीवानी जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको दीवानी और निजामत में डिवाइड कर दिया गया। दीवानी का मतलब है रेवेन्यू को कलेक्ट करना जो कि जो है कंपनी को दिया गया था। निजामत में जो है मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स वर गिवन टू द नवाब। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव राइट जो है नवाब को दिया गया था निजामत के थ्रू, बट एक्चुअली में जो है आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली पूरा का पूरा कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स के ही हाथ में था। बट द होल पावर वॉज एक्चुअली
was actually concentrated in the hands of company। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही बच्चों। अब इस सिस्टम में जो है एक बार देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है कि दीवानी में जो है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, और निजामत में हम लोग जो है पुलिस और जुडिशरी वाली बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देख लेते कि किसको जो है इंग्लिश के द्वारा अपॉइंट किया गया था। अब देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या क्या दीवानी में जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कुछ इंडियंस को अपॉइंट किया of collecting the दीवानी to Indians and appointed to do डिप्टी दीवान। से देखिए दीवानी को कलेक्ट करने के लिए मीन्स रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए डिप्टी दीवान को जो है अपॉइंट किया। वो कौन कौन से थे जिनको अपॉइंट किया गया था? मोहम्मद रजा खान फॉर द बंगाल एंड राजा सीतब राय फॉर बिहार। तो आप देख सकते हैं मोहम्मद रजा खान बंगाल के थे जिनको अपॉइंट किया गया था, और राजा सीतब राय थे बिहार के लिए अपॉइंट किया गया था। निजामत फंक्शन जिसमें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है पुलिस और जुडिशरी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दीवानी में रेवेन्यू याद रखिएगा आप लोग, जस्ट वेट। दीवानी में रेवेन्यू याद रखिएगा, और निजामत की जब हम बात करते हैं तो पुलिस और जुडिशरी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या हुआ, आप कह सकते हैं ब्रिटिश गेव द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डिप्टी नजीम टू मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान को जहां डिप्टी दीवान भी अपॉइंट किया गया था, वही मोहम्मद रजा खान को डिप्टी नजीम भी अपॉइंट किया गया। डिप्टी नजीम जो है मोहम्मद रजा खान को जो अपॉइंट किया गया, इसको कंपनी के परमिशन या कंसेंट के बिना जो है हटाया नहीं जा सकता था। अब आप देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन की दीवानी और निजामत, कहीं ना कहीं इंडियंस के द्वारा ही जो है, कहीं ना कहीं इंडियंस के द्वारा ही ये सभी चीजों को कंट्रोल किया जाता था। बट आप देखेंगे एक्चुअल जो पावर था, एक्चुअली कंट्रोल जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हो रहा था। द सिस्टम वाज वेरी एडवांटेजेस फॉर द कंपनी। इनके पास पावर भी थी और इनके ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं थी। क्यों नहीं जिम्मेदारी थी? क्योंकि इंडियन एजेंसीज यानी कि इंडियंस के द्वारा इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है फुलफिल किया जा रहा था। अब हम देखते हैं, देखिए मैंने आप लोग को इनिशियली ही बताया था कि ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में जो घटना चक्र में कुछ बातें लिखी गई हैं उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ। ये 20 जून 1756 की हम बात कर रहे हैं। उसमें कितने लोग थे? 146 प्रिजनर्स थे, 23 सर्वाइवर उसमें बचे। जब अगले दिन जो है उस चैम्बर को खोला जाता है। अब उस चैम्बर का साइज क्या था वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में एक्चुअली हुआ क्या था। ये सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। 20 जून 1756 को हुआ था, जहां पे एक छोटे से चैम्बर में 146 इंग्लिश प्रिजनर्स को रख दिया जाता है। ये किसके द्वारा कहा जाता है? देखिए ये जो हॉलवेल नाम लिखा है आपके सामने, JZ हॉलवेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। JZ हॉलवेल के अकॉर्डिंग 146 इंग्लिश प्रिजनर्स जो है एक चैम्बर में रखे जाते हैं, जिसमें जहां पे सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। जब अगले दिन दरवाजा खोला जाता है तो वहां पे सिर्फ 23 सर्वाइवर्स बचते हैं। 123 पीपल की जो है उसमें डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द सफोकेशन। इसी इंसिडेंट को हम ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। अब बच्चों आज का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम PY कीज करेंगे, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हमारे क्या है, पूछ रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ द बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर। अब देखिए क्या कह रहा है कि कौन था मुगल एम्परर के द्वारा अपॉइंट किया हुआ लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, ए सरफराज खान, बी मुर्शिद कुली खान, सी अलीवर्दी खान एंड डी दिया हुआ सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। यूपीपीसीएस मींस 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ। आप लोगों से मैं जो PYQs हम कर रहे हैं उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज एक पेपर और पेन लेके आप लोग बैठिएगा। जब भी मेरी क्लासेस सुनिएगा कहीं ना कहीं एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप वहां पे नोट डाउन कर सके। एंड जो PYQs हमारे सामने आ रहा है उसका एक भी जो है आप लोग आंसर पेपर में लिखते जाइएगा, क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि हाँ आपको वो क्वेश्चन जो है आ रहा है या नहीं आ रहा। देन चैट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं।
चलिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा इसका सही जवाब देने की, क्योंकि सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए बच्चों में इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खान। बी वाला जो पार्ट है हमारा, मुर्शिद कुली खान, इट वॉज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन अब हम देखते हैं इसका। देखिए फर्रुखशियार जो मुगल एम्परर था, उसने क्या किया, मुर्शिद कुली खान को जो है प्रमोट किया एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717। तो यही क्वेश्चन हमारा था कि वो कौन सा लास्ट गवर्नर था बंगाल को जिसको मुगल एम्परर के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो मुगल एम्परर के द्वारा यानी कि फर्रुखशियार के द्वारा मुर्शिद कुली खान को जो है बंगाल का गवर्नर 1717 में अपॉइंट किया था। सुजाउद्दीन की बात करेंगे जो कि मुर्शिद कुली खान का सन इन लॉ था, ये भी गवर्नर बनता है बंगाल का मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद, who was duly ratified by the Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila. Hence his father-in-law was the last governor of Bengal appointed by the Mughal Emperor independently. एक चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगी, जब भी आप PYQs कीजिएगा उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, एंड जो भी मेरा सेशन चलेगा प्रीवियस क्वेश्चन का, उस पूरे सेशन को जो है कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, क्योंकि हर जो पहला क्वेश्चन वहां पे मेरा होगा उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, आने वाले क्वेश्चंस के जो है आंसर्स आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बैटल ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन। अब देखिए बैटल फील्ड ऑफ प्लासी, जहां पे प्लासी का युद्ध होता है बच्चों, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बिहार, बी आंध्र प्रदेश, देखिए ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा एंड डी वेस्ट बंगाल। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। चलिए मैं आप लोग को 30 सेकंड का एक बार फिर से समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा आप लोग इसका सही जवाब देने की। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लासी, जहां बैटल ऑफ प्लासी जहां पे हुआ था, वो प्लासी एक्चुअली है कहाँ पे, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। बच्चों देखिए इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल, D1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक्चुअली एग्जाम में आया हुआ है। प्लासी जो कि जो है बैटल फील्ड लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द भागीरथी रिवर इन नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो देखिए वेस्ट बंगाल में जो है नाडिया डिस्ट्रिक्ट के पास, नादिया डिस्ट्रिक्ट में भागीरथी नदी के पास जो है ये प्लासी है। 23 जून 1757 ये डेट आप सभी लोगों को याद होगा, पता होगा। इसी दिन जो है बैटल ऑफ प्लासी होता है, जहां पे रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसको लेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी लेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव, इसने जो है जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको बैटल ऑफ प्लासी में हरा देता है। ये नेक्स्ट हम देखते देखिए जो बैटल ऑफ प्लासी था, ये एक नाम मात्र का युद्ध था। ये हम लोगों ने देखा कि सिराजुद्दौला की जो उसके साथ ही थे, उन लोगों ने युद्ध में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि एक कारण बना था सिराजुद्दौला को हारने का। सिराजुद्दौला जो है उसके बाद ये भाग जाता है, फिर इसकी जो है हत्या कर दी जाती है। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा कि किसने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी। ए अलीवर्दी खान, बी दिया हुआ है सिराजुद्दौला, सी दिया हुआ है मीर जफर एंड डी दिया हुआ है बच्चों मीर कासिम। यूपीएससी 2005 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप देखिए मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाए कीजिए। आप सोच सकते हैं कि इस सीट लेवल में, वो भी लोअर सबऑर्डिनेट की हम बात करें, अपर सबऑर्डिनेट की भी बात नहीं करें, लोअर सबऑर्डिनेट में आया हुआ क्वेश्चन 2003 में, उसको रिपीट कर दिया गया यूपीएससी के द्वारा 2005 में। देखिए आप 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसके द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की गई थी। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने हम लोगों ने देख लिया। इसका 30 सेकंड का अगेन आपको समय दिया जा रहा, पेपर में नोट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, एंड एट द एंड चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि हाँ कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हुए हैं। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है डी मीर कासिम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। मीर कासिम वॉज द मोस्ट एफिशिएंट सक्सेसर एमंग द सक्सेसर्स ऑफ द नवाब अलीवर्दी खान, और इसी ने जो है अपनी राजधानी शिफ्ट की थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब वजह क्या थी कि उसने जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी थी, ताकि
जो सिक्योर कर सके खुद को फ्रॉम द कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम द कलकत्ता एंड इंटरग्यूज ऑफ मुर्शिदाबाद। ही ऑर्गेनाइजेज आर्मी ऑन द यूरोपियन मॉडल। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा जो है अपनी आर्मी को यूरोपियन मॉडल पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया था? ये मीर कासिम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच वन द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया? अब देखिए बच्चों, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फाइन। क्वेश्चन हमारा इसमें से जो है किसके कौन से युद्ध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ब्रिटिश सत्ता को भारत में स्थापित करने का? ए बैटल ऑफ बक्सर, बी बैटल ऑफ प्लासी, बी सी बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, डी बैटल ऑफ वेंडिवॉश। यूपी पीसीएस मींस 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसका जवाब में जो है पता है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि किस युद्ध में जो है एक्चुअली सारा का सारा कंट्रोल 1765। देखिए 1764 में वो युद्ध हुआ था, मैंने आप लोग को ईयर भी बता दिया। और 1765 में आपको देखने को मिलेगा कि कुल सोल पावर जो है बंगाल का ब्रिटिशर्स के हाथों में आ जाता है। तो देखिए हम लोग जो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर की बात कर रहे हैं 1764 में। देखिए प्लासी की जब हम बात करेंगे, प्लासी में जो है क्या हुआ, ब्रिटिश ने जो है कंट्रोल कर लिया बंगाल में। जब हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं तो सुप्रीमेसी यहाँ से जो है, जब आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी पूरे भारत में जो है आपको देखने को मिलेगी। मुगल एम्परर, नवाब ऑफ अवध एंड नवाब ऑफ बंगाल बिकेम अ पपेट ऑफ द ब्रिटिश कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, with which one of the following mountain tribes did the British first came into contact and with after the grant of Diwani in the year 1765? चार ऑप्शन बच्चों आपके सामने है। ए गारो, बी खासी, सी कुकी एंड डी टिपेरा। यूपीएससी 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए इसका सही आंसर है बी खासी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। दीवानी ऑफ सिलहट was obtained by the British in 1765 and Scott tried to link Sylhet with the Jaintia and Garo Hills hilly areas by the road routes after the Burma War। खासी ट्राइब्स ने क्या किया, विद्रोह करना शुरू किया अंडर द लीडरशिप ऑफ द तीरथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट? बैटल ऑफ बक्सर जब हो रहा था, यानी कि बक्सर का जब युद्ध हो रहा था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम एंड डी नजमुद्दौला। यूपी पीसीएस मींस 2016 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। कुछ सेकंड का आप लोग जो 10 सेकंड का टाइम लीजिए, आप लोग मुझे कोशिश कीजिएगा इसका सही जवाब देने की। Who was the Nawab of Bengal when the Battle of Buxar was fought? Sirajuddaulah, Mir Zafar, Mir Qasim and Najmuddaulah। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है बी मीर जाफर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। किसके किसके बीच में हुआ था? बिटवीन द देखिए बिटवीन द कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम, देन मुगल किंग शाह आलम सेकंड एंड नवाब ऑफ अवध। उसके अगेंस्ट में कौन खड़ा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है आर्मी खड़ी थी। मीर जफर जो है उस समय नवाब ऑफ बंगाल था। तो ध्यान रखिएगा उस समय मीर जफर वॉज द नवाब ऑफ बंगाल। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाई लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ। देखिए क्या कह रहा है, प्लासी। ए दिया हुआ प्लासी, बी दिया हुआ बक्सर, सी दिया हुआ मुंगेर एंड डी दिया हुआ वेंडिवॉश। यूपी पीसीएस मींस 2005 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव के हाथों कब हारा जाता है बच्चों। तो देखिए 10 सेकंड का मैं अगेन आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा इसका सही जवाब देने की। एंड अभी तक ये हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें डिस्कस की हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो है हमारा दो लेक्चर था एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में आया हुआ है।
उससे पहले एक लेक्चर था जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। वहां पे जो है स्वराज पार्टी का जो है एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए पहले हम इसका देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या है। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव के हाथों हारा जाता है। आज का सेशन बच्चों हमारा यहीं पे एंड होता है। सेशन एंड करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी बच्चे मेरे लेक्चर को सुनेंगे, रिकॉर्डेड सेशन को, कोशिश कीजिएगा कि कंप्लीट लेक्चर को सुनने की, सो दैट सभी चीजें आप लोग की क्लियर हो। एंड आने वाले टाइम में जब हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां पे जो है कोई भी चीज आपका मिस नहीं होना चाहिए। Thank you so much. Please like, share, and subscribe the channel Grandmaster 360, which is India's newest, biggest online learning platform. Thank you so much.